हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी बिल्कुल आपकी पीक पॉइंट पे होगी। तो आज हम हाज़िर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है जीन पियाजे, ये एकदम ज़ोरदार वीडियो होने वाली है, टॉप लेवल की वीडियो होने वाली है। आज के बाद अगर इस क्लास को आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जीन पियाजे से रिलेटेड हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको कंप्लीट करने हैं, अपने पक्के करने हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू एक बता दें कि आज इस क्लास में कौन-कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं, थोड़ा-सा क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, इनमें से हम आपको बता दें फट से कि इस क्लास में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। देखिए, क्या-क्या मिलेगा? इस क्लास में आप देखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है। एक जीन पियाजे का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। परिचय देखने के बाद कि जीन पियाजे के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो संज्ञानात्मक विकास है, उनके जो 4 चरण जीन पियाजे ने बताए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसकी जो मूल अवधारणाएँ हैं, जैसे स्कीमा है, क्या है, समायोजन है, आत्म-सात्करण है, संतुलन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले पॉइंट्स में उसकी विशेषताएँ क्या हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, उसकी सीमाएँ क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भी क्या है इस वीडियो में, हम देखते हैं, जो हम आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ भी आप देख लीजिए, थोड़ा-सा ओवरव्यू आप देख लीजिए, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आप चाहें, तो इस पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। जीन पियाजे के 4 चरण में, कौन-कौन से 4 चरण में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि लगभग इससे एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही रहता है कि जो 4 चरण उन्होंने बताए हैं, उससे क्वेश्चन बिल्कुल आपका कन्फर्म होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सारे पॉइंट्स को आप क्या करें, नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स में लिख लें, या एक छोटा-सा स्टिकी नोट बना के उसको अपने सामने आप चस्पा कर लें, पेस्ट कर लें, ठीक है? और उसके बाद विशेषताएँ हम पढ़ेंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, देखते हैं और भी क्लास में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? बिल्कुल 100% जो भी पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है, केवल आपको रिवीज़न करना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, 15 मिनट की क्लास होगी, तो उसमें आज जीन पियाजे को पूरी की तरीके से हम क्या कर देंगे, समाप्त कर लेंगे। आज के बाद जीन पियाजे के बारे में कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो जीन पियाजे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनका परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय। परिचय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कभी-कभी पूछ लिया जाता है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जीन पियाजे के परिचय के बारे में अगर आप देखेंगे, तो इनका जो जन्म हुआ है 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? स्विट्ज़रलैंड में। अगर इसको याद करना हो, हम भारत के रहने वाले हैं, तो स्विट्ज़रलैंड में क्या है, स्विस बैंक है। स्विस बैंक में हमारे भारतीयों ने बहुत सारा पैसा जमा कर रखा है। तो पियाजे को ऐसे भी याद किया जा सकता है कि स्विट्ज़रलैंड की बात आए, पियाजे की बात आए, स्विस बैंक को याद कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद आसानी से इनकी याद आ जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनकी मृत्यु जो हुई है 16 सितंबर 1980 को हुई है, ठीक है? अब इन्होंने क्या है, इन्हें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। इन्होंने क्या-क्या बताया कि इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। यानी जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसका इन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक डेवलप अध्ययन किया है, साइंटिफिक स्टडी किया है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसकी जो विकास की अवस्थाएँ होती हैं, वो कैसे-कैसे बड़ा होता है, किन चीज़ों का वो सामना करना पड़ता है, पूरा इन्होंने अपने प्रिंसिपल में, अपने सिद्धांत में बताया है। और पियाजे का मानना क्या था? पियाजे का मानना था कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अगर आप देखेंगे, तो कोई भी बच्चा होता है स्वयं वो सेल्फ से ज्ञान का निर्माण करता है। उसको आप बाहर से आप कितना भी नॉलेज देने का प्रयास करें, तो वो जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट होता है, जिस फ़ील्ड में वो जाना चाहता है, उसी में अपना काम करता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चा जो होता है ना, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक? और देखेंगे, इनके कुछ महत्वपूर्ण कोट्स हैं, कथन हैं। कथन में क्या है? बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते हैं, बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते हैं।
इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये इन्होंने प्रिंसिपल दिया। तो आज की क्लास में जीन पियाजे पूरा हम समाप्त कर लेंगे। पूरी के पूरे कंसेप्ट आप पढ़ लेंगे, ज़ीरो से लेके टॉप लेवल तक कुछ भी पॉइंट्स आपका नहीं बचेगा। तो आ जाइए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उनके अनुसार अगर देखा जाए, तो बच्चे का मानसिक विकास 4 क्रमिक अवस्थाओं में होता है कि पियाजे ने क्या बताया कि जो बच्चे का मानसिक विकास होता है, वो 4 क्रमिक अवस्थाओं में होता है। कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती हैं? थोड़ा-सा स्लाइड्स को ऊपर कर लें। अब हम देखेंगे, बिल्कुल क्लियरली आप मेंशन किया गया है कि यहाँ पे देखिए अवस्था दी गई है, आयु दी गई है और प्रमुख विशेषता दी गई है। ये भी बताएँ कि पूरी क्लास 1 नंबर की क्लास है, पूरा कंसेप्ट है, इसको अगर आप चाहें तो साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? तो आपको इसमें एग्ज़ाम से जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पूछे जाते हैं, केवीएस में पूछे जाते हैं, एनबीएस में, तो आज की क्लास में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे, सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएँगे। तो पहली अवस्था जो होती है इन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष की। तो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो क्या है? संवेदनात्मक गामक अवस्था है या उसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है? अब इसमें उसकी विशेषता क्या है? किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है? इंद्रियों एवं क्रियाओं द्वारा सीखना। 0 से 2 वर्ष के जब बालक हो जाते हैं तो वो किसके माध्यम से सीखते हैं? इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं और क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये हो गई उनकी पहली अवस्था। अब 2 से 7 वर्ष की उन्होंने अवस्था बताया है, 2 से 7 वर्ष। उस 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 2 से 7 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, बालक हो जाता है, तो उसमें भाषा विकास एवं प्रतीकात्मक चिंतन होता है। उसमें भाषा का विकास होगा, दैट मीन्स लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, प्रतीकात्मक चिंतन होगा। बच्चा धीरे-धीरे कुछ सीखना स्टार्ट करेगा, बोलना स्टार्ट करेगा, चीज़ों को पहचानना स्टार्ट करेगा, कुछ चिन्हों को ध्यान में देगा। ये होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है कि तार्किक चिंतन का विकास आपके तीसरी अवस्था में होता है। तीसरी अवस्था का जो टाइम दिया गया है 7 से 11 वर्ष का दिया गया है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जैसे 3 यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से बन गए हैं, ठीक है ना? तो अगर पूछ लिया जाए तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? तो आप बताएँगे क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्या है टाइम ड्यूरेशन कितना है? 7 से 11 वर्ष है। और भी पूछ लिया जाए तो 7 से 11 वर्ष जो होता है उसे कौन-सी अवस्था कहते हैं? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आसानी से आपका बन गया। जब इस तरीके से थोड़ा-सा आप रिसर्ची माइंड से आप पढ़ेंगे, तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे और आपकी तैयारी भी पूर्ण होगी। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक में आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? तो ये हो गया 7 से 11 वर्ष की अवस्था, तार्किक चिंतन का विकास हो गया। अब लास्ट की क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से ऊपर का होता है। 11 वर्ष से ऊपर का होता है। इसमें क्या है अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन होता है, अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन होता है। अब आप बताइए, मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कितने क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहीं पे आपके। तो अगर देखा जाए बच्चों में पूछ लिया जाए कि बच्चों में वैज्ञानिक चिंतन का विकास कब होता है, तो एक आप बता सकते हैं 11 वर्ष से ऊपर होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को क्या कहते हैं या उसमें कौन सा विकास होता है, तो आप बताएँगे अमूर्त एवं वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है ना? तो यहाँ पे बन गया। पूछ लिया जाए औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है, वो कितने वर्षों से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो ऐसे हर टॉपिक पे आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, सेल्फ से बना सकते हैं, उसको अपने नोट्स में आप नोट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाएँगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो होगी, जो तैयारी होगी, वो बिल्कुल टॉप लेवल की होगी। चलिए। अब हम आगे देखेंगे उसकी मूल अवधारणाएँ, बेसिक कांसेप्ट्स किसकी? जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे की जो मूल अवधारणाएँ हैं, जो बेसिक कांसेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने पहला ही कांसेप्ट दिया है स्कीमा का। क्या है? स्कीमा। अब स्कीमा है क्या? इसको हम देख लें। जो ज्ञान की मानसिक संरचना को स्कीमा कहते हैं। ज्ञान की जो मानसिक संरचना है उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। यह अनुभवों का संगठन है। क्या है? अनुभवों का संगठन है। जितना आपके पास अनुभव होता जाएगा, उतना ही आपका स्कीमा मजबूत होगा, ठीक है? कहा जाता है ना कि अनुभव जो होता है वो बेस्ट शिक्षक होता है। आप 1 बार 2 बार एग्ज़ाम दे लिए, अगर पहली बार में तैयारी आपने अच्छी किया है,
तो एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो जब आप एक बार 2 बार एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उसके बाद आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करना है, कैसे प्रेशर को फ़ील करना है, तमाम सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से आप हैंडल कर पाते हैं, ठीक? अब इसमें के कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? एग्ज़ाम्पल्स। उदाहरण में क्या है? अब स्कीमा बनता कैसे है? गाय को देखकर बच्चा 4 पैरों वाले सभी पशुओं को गाय समझता है। अब उसका स्कीमा क्या बना कि बच्चे ने जब गाय को देखा, गाय में 4 पैर देखा। अब 4 पैर के जितने भी जानवर को वो देखेगा बच्चा, तो क्या कहेगा? उसको गाय समझना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? जिस जानवर में भी 4 पैर होंगे, वो उसको गाय ही बोलेगा। ये क्या होता है? स्कीमा। इसी को क्या कहते हैं? स्कीमा। अब उसके बाद उन्होंने दूसरा जो प्रिंसिपल दिया, दूसरी जो अवधारणा विकसित किया है, बताया है, वो क्या है? आत्मसात्करण है। एसिमिलेशन क्या है? आत्मसात्करण। इसमें क्या है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। तो एसिमिलेशन में होता है कि जो नई-नई जानकारियाँ होती हैं, उसको अपने पुराने ज्ञान में जब आप ऐड करते हुए चले जाएँगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। जैसे बच्चा भैंस को भी गाय समझ लेता है, बच्चा भैंस को भी गाय समझ लेता है, क्योंकि भैंस में भी उसने 4 पैर देखे हैं। जब 4 पैर देखे हैं, तो वो भी समझ लेगा कि ये भी गाय है। ये हो गया आत्मसात्करण। अब समायोजन आ गई। क्या आ गया? समायोजन। अब इस अवधारणा में क्या है? समायोजन में क्या है कि पुरानी मानसिक संरचना में परिवर्तन करके नई जानकारी को स्वीकार करना। अभी तक मान लीजिए, इसको छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल आप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचे उदाहरण तो दिया ही गया है। क्या है उदाहरण? कि बच्चा सीख जाता है कि गाय और भैंस अलग-अलग जानवर हैं, ठीक है ना? तो समायोजन में जब उसको धीरे-धीरे नॉलेज हो जाता है, तो ऑटोमैटिक वो सीख जाता है कि गाय और भैंस दोनों अलग-अलग जानवर हैं, बेशक उनकी 4 पैर हैं। जब वो सीख जाएगा, तो अब किसी भी 4 पैरों वाले जानवर को देखेगा तो गाय नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर समायोजन हो गया है कि गाय अलग है और भैंस अलग है, ठीक है? तो ये तो हो गया समायोजन, ये अवधारणा हो गई आपकी। अगला कौन-सी उनकी अवधारणा है? संतुलन। क्या है? संतुलन। आत्मसात करें और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। दैट मीन्स जो एसिमिलेशन है और जो समायोजन है, ठीक है ना? दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। अब हम आप हैं, कोई भी है, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, रियल लाइफ़ में आप देख लीजिए, आप कहीं भी किसी भी फ़ील्ड में रहेंगे, किसी पोस्ट पे रहेंगे, तो हमेशा आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है? विकास की प्रेरक शक्ति माना जाता है। विकास की प्रेरक शक्ति माना जाता है किसको? संतुलन को। अगर आपके अंदर बैलेंस है, संतुलन है, तो ऑटोमैटिक आपका डेवलपमेंट होगा। आसानी से जब कोई भी बच्चा एनवायरनमेंट से बैलेंस बनाना सीख जाता है, लोगों के बीच रहना सीख जाता है, लोगों की बातें सुनना सीख जाता है, जब उसको कहीं पे क्रिटिसिज़्म फेस करना है, वो भी सीख जाता है, उसमें भी बैलेंस बना लेता है, तो ऑटोमैटिक उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हो गया उनकी अवधारणाएँ, ठीक है? अब हम देखेंगे चौथा उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, पॉइंट्स है, चौथी अवस्था क्या है? संवेदनात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। उन्होंने जो 4 अवस्थाएँ बताई हैं, अब एक-एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएँ पढ़ेंगे, ठीक है? उसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि लगभग पूरी क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, तो जीन पियाजे कुछ भी नहीं बचेगा जो एग्ज़ाम में आपको वो हैंडल करने से छूट जाए। तो इसकी पहले प्रमुख विशेषताएँ आप देख लीजिए कि जो संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं? पहली विशेषता क्या है? इंद्रियों और गतिविधियों से सीखना, कि इस अवस्था में जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है, ठीक है? वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट क्या है? परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये भी वर्क काम करता है। फिर उसके बाद अनुकरण बच्चा करना स्टार्ट कर देता है और लक्ष्य निर्देशित उसका व्यवहार हो जाता है। तो ये 4 आपकी व्यवस्थाएँ हैं, सॉरी विशेषताएँ हैं, जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि अनुकरण किससे संबंधित है? तो आप फट से आप बताइएगा, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की जो है अवस्था, उसको हम क्या कहते हैं? संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसमें किस बच्चा कैसे सीखता है? इंद्रियों गतिविधियों से सीखता है।
तो क्वेश्चन चाहे घुमा के पूछेगा, कहीं से पूछे, जब आपने कंसेप्ट पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसको मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन किया है, तो क्वेश्चन को हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना? अब हम देखते हैं वस्तु अस्थायित्व क्या है। एक बात की गई है वस्तु अस्थायित्व की, ऑब्जेक्ट परमानेंस की, ठीक है? यदि कोई वस्तु आँखों से ओझल हो जाए, ओझल होने का मतलब क्या है? आँखों के सामने से हट जाए, तो भी उसका अस्तित्व बना रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व। जैसे मैंने कोई नया जानवर देखा, जानवर मेरी नज़रों से हट गया, फिर भी उसकी इमेज जो है ना, वो अभी तक बनी है, हमारे माइंड में एक धारणा बन गई है, ये जानवर है, मैंने ऐसे देखा है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व। ये अवस्था लगभग 8 से 12 माह में विकसित होती है। बच्चों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये अवस्था जो होती है, कब विकसित होती है? 8 से 12 महीनों के बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वस्तु अस्थायित्व है कितने माह में डेवलप होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 से 12 माह में, ठीक है ना? फिर इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 8 से 12 माह में बच्चों के अंदर कौन सा अस्थायित्व आता है? जब अस्थायित्व की बात पूछ ली जाए तो हाँ बताइए फट से, वस्तु अस्थायित्व होता है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर कोई वस्तु आंखों से ओसल ओझल हो जाए तो वो कौन सा अस्तित्व बनाती है, ठीक है ना? तो उसका अस्तित्व कैसा होता है? अस्थाई होता है, परमानेंस होता है, या वह चेंजेबल होता है? तो ऐसे एक टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, जिससे एग्जाम में आप आसानी से बाकी क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। अब यूपी टेट में फैक्ट क्या है? वस्तु अस्थायित्व का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। वस्तु अस्थायित्व का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। तो ये तो हो गया वस्तु अस्थायित्व। देखिए हमारे चैनल पे लगभग, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की, सुपर टेट की, टीएसटी, पीटी, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि ऑल टीचिंग एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन की क्लास आपको डाली जाती है, गाइडेंस दिया जाता है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी उस हमको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा पॉइंट्स क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, लेकिन ये जो अवस्था क्या है? आपकी दूसरी अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से है? 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक की, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला ही है प्रतीकात्मक चिंतन। प्रतीकात्मक चिंतन। अब ये प्रतीकात्मक चिंतन क्या है? बच्चा चित्र, शब्द और संकेतों का प्रयोग करता है। जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा हो जाता है, अब वो धीरे-धीरे चित्र का, शब्द का और संकेतों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। और भी क्या है? इसमें एक ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, अहं केंद्रिता। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, इस बीच में आप देखेंगे तो उसके अंदर एक क्या आता है? सेंट्रिज्म आ जाता है। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को सही मानता है, बाकी कितना भी आप उसको समझा लीजिए, बता लीजिए, वो हमेशा गलत मानेगा, ठीक है? तो ये हो गई उसकी दूसरी विशेषता। तीसरा बात क्या है? जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझना, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझना। तो इस अवस्था में देखेंगे जब बच्चे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तो कोई खिलौना लिए हैं, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे डॉल्स लिए हों उसमें, तो उसको बच्चे खिलाते हैं, उसको पानी पिलाने का प्रयास करेंगे, उसको अपने साथ लेके सोएँगे, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या समझ लेते हैं, कोई भी जीवित है। उसको प्यार से सुलाएँगे, अरे इसको चोट लग गई, मतलब ये सब सारी चीज़ें उसमें होती हैं, और उनको ये भी लगता है, जैसे उदाहरण दिया गया है कि सूरज मेरे साथ चल रहा है, सूरज मेरे साथ चल रहा है। ये होता है जीववाद, एनिमिज़्म। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन में क्या है? एक ही गुण पर ध्यान देना। सेंट्रेशन में क्या होता है? एक ही गुण पर ध्यान देना। तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें बहुत सारे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टाइम पे बच्चों का विशेष ध्यान दें, ठीक? 5वीं विशेषता क्या है? संरक्षण की अवधारणा का अभाव। संरक्षण की अवधारणा का अभाव। बच्चा मात्रा को सही प्रकार नहीं समझ पाता। अब जो 5वीं इसकी विशेषता है, उसमें क्या है? बच्चा मात्रा को सही प्रकार नहीं समझ पाता है, ठीक है? तो ये उसका धारणा है।
अब आ जाइए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे विशेषताएँ क्या-क्या हैं। प्रमुख विशेषताओं में क्या है, पहला है संरक्षण, कंजर्वेशंस। आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। इसकी विशेषता क्या है कि आकार अगर बदल गया है फिर भी मात्रा समान रहती है। प्रकार क्या है, जैसे किस प्रकार का संरक्षण होता है उसमें दिया गया है। एक तो जैसे संख्या का संरक्षण, ठीक है ना? अगर जैसे छोटे बच्चे हैं, कहेंगे वो मेरा मेरे पास 3 खिलौने थे, मुझको 3 ही चाहिए। अब खिलौना छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो संख्या का संरक्षण करेंगे कि मेरे पास 3 थे तो मुझको 3 ही चाहिए, ठीक है ना? अब जैसे उनको आपने मिठाई दे दिया, मेरे पास 2 थी तो हमको 2 ही चाहिए, ठीक है ना? अब एक ही मिठाई को 2 पार्ट्स में आप बाँट के दे देंगे तो सैटिस्फाई हो जाएँगे। लेकिन उसी का अगर आपने आकार बड़ा कर दिया है, संख्या कम-ज़्यादा कर दिया है, तो बच्चे उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही इसका प्रिंसिपल है। द्रव संरक्षण है। क्या है द्रव संरक्षण में क्या होगा कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि बच्चों को ग्लास में पानी दे दीजिए, तो उसी पानी को दूसरे ग्लास में डाल दीजिए, वो थोड़ा-सा दिखना कम हो जाए कि उसकी क्वांटिटी कम दिखे, तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? तो उसको उतना ही चाहिए जितना ग्लास में निशान लगा लेगा। तो ये बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है संरक्षण की, ये डेवलपमेंट हो जाता है आपका तीसरी अवस्था में। तो वैसे भार का संरक्षण है, उसके बाद क्षेत्रफल का संरक्षण है। तो बच्चे आप देखेंगे इस अवस्था में कि जब खेल-कूद करते हैं तो किसी प्लेस पे जब खेल-कूद कर रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं, तो वो अपने स्थान बनाएँगे, यहाँ से यहाँ तक मेरा है, ये होता है क्षेत्रफल संरक्षण, ठीक है? वर्गीकरण, क्या होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को वर्गों में बाँटना, वस्तुओं को किस में बाँटना? वर्गों में बाँटना। चलिए, क्रमबद्धीकरण, अब इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं कि इसको क्रम में कैसे बैठाया जाए। क्या है क्रमबद्धीकरण? सीरिएशन, वस्तुओं को छोटे-बड़े क्रम में व्यवस्थित करना, बच्चे इस अवस्था में सीख जाते हैं, ठीक है? विकेंद्रीकरण, क्या है? विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण में देखेंगे डिसेंट्रेशन में एक से अधिक गुणों पर ध्यान देना। अब बच्चों के अंदर जो सेंट्रेशन था कि बच्चे केवल एक ही गुण पे ध्यान दे रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनके अंदर डेवलप हो जाता है कि वो मल्टीपल बहुत से, ठीक है ना? बहुत से गुणों पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक? क्या है? प्रतिवर्तनीयता, प्रतिवर्तनीयता, रिवर्सिबिलिटी, मानसिक रूप से क्रिया को उल्टा करना। क्या है? ये रिवर्सिबिलिटी का प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि मानसिक रूप से किसी भी क्रिया को उल्टा करना, किसी भी क्रिया को उल्टा करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी। अब आ जाइए 7वें पॉइंट्स पे, और क्या है? लास्ट की अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 11 वर्ष से ऊपर। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, उसको हम देख लेते हैं, कौन-कौन सी हैं प्रमुख विशेषताएँ में। जैसे अमूर्त चिंतन है, परिकल्पना निर्माण है, वैज्ञानिक चिंतन है, समस्या समाधान है, भविष्य की योजना बनाना। अगर बच्चे जब 11 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, तो उनके अंदर इतने सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना? एक बार फिर आप रिपीट कर लीजिए कि उनके अंदर अमूर्त चिंतन का डेवलपमेंट हो जाता है। हाइप हाइपोथेटिकल जो चीज़ें होती हैं, जो परिकल्पना पे आधारित होती हैं, उनका निर्माण हो जाता है। एक तो उनके अंदर जो दृष्टिकोण डेवलप होता है, कौन-सा होता है? वैज्ञानिक चिंतन का हो जाता है। फिर क्या होता है? समस्या समाधान का। क्या होता है? समस्या समाधान का। और इस अवस्था में बच्चे क्या हैं? भविष्य की योजना बनाना सीख लेते हैं, ठीक है? ये तो हो गया विशेषताएँ। अब इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है आपका कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा? मतलब इस कंडीशन में आप देखेंगे जब बच्चे 11 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना सीख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर देना सीख लेते हैं। हर बात में वो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएँगे। वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा जिज्ञासा हो जाती है, कि वो हर चीज़ को जानना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ये तो मान लीजिए धीरे-धीरे बच्चों को जब बोलना स्टार्ट करते हैं तभी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब बच्चे 11 वर्ष से ऊपर होते हैं, तो ये डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पियाजे के अनुसार देखते हैं सीखने के कितने सिद्धांत हैं। सीखने के सिद्धांत पियाजे के अनुसार
सीखने के कौन-कौन से सिद्धांत हैं? एक तो अगर जीन पियाजे की बात की जाए तो वो हमेशा क्या करते हैं कि बच्चा क्या है सक्रिय शिक्षार्थी है। कैसा है? सक्रिय है। बच्चा क्या है? सक्रिय शिक्षार्थी है। सीखना खोज पर आधारित है। उसका जो सीखना है वो किस पर आधारित है? खोज पर आधारित है। सीखना किस पे आधारित है? खोज पर आधारित है। विकास सीखने से पहले होता है। विकास क्या है? सीखने से पहले होता है। चौथा पॉइंट क्या है? अनुभव विकास का आधार है। अनुभव विकास का आधार है। ये सीखने के सिद्धांत हैं। त्रुटि सीखने का महत्वपूर्ण भाग है। त्रुटि क्या है? सीखने का महत्वपूर्ण भाग है। तो पियाजे के अनुसार ये सीखने के सिद्धांत हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक की भूमिका। ऐसी कंडीशन में अब जीन पियाजे ने तो बच्चे को क्या मान लिया है? सक्रिय शिक्षार्थी मान लिया है। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी है तो जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ठीक है ना? शिक्षक का उसमें क्या रोल होता है? क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो मार्गदर्शक की होती है, सहायक की होती है, अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए शिक्षक, गतिविधि आधारित वो शिक्षण प्रदान करे और बाल केंद्रित शिक्षण करें। देखिए जब भी आप सीडीपी को सॉल्व करें, ठीक है ना? मनोविज्ञान को सॉल्व करें तो बच्चे को आप सेंटर पॉइंट्स में मान लें कि बच्चा ही सब कुछ है। ठीक है ना? एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट करें कि बच्चा ही सब कुछ है, बच्चे को हमको सिखाना है, ना तो उसको पनिश करना है, ना तो उसको मारना है, ना ही डाँटना है, कुछ करना है। बच्चा ही सब कुछ है। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में इस ये अगर प्रिंसिपल को फ़ॉलो करेंगे, रूल फ़ॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएँगे। ठीक? ये है शिक्षक की। अगर इसी चीज़ को हमको क्लासरूम में यूज़ करना है, क्लासरूम में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसका अनुप्रयोग करना है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए? तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आप गतिविधि आधारित शिक्षण कराएँ, एक्टिविटी बेस्ड आप टीचिंग कराएँ। बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर लें, उनसे ग्रुप डिस्कशन कराएँ, गेम कराएँ, ऐसी एक्टिविटी में उनको आप इन्वॉल्व कर दें जिससे बच्चे सीखने के लिए क्या रहें, उत्सुक रहें, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। एक खोज विधि अपनाइए, ह्यूरिस्टिक मेथड है, खोज विधि आप अपनाइए, उनसे प्रयोग करवाइए, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करिए। अगर ये मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर मैं अभी तो आप नहीं हैं, आप पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर टीचर हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ अगर आपकी क्लास में कोई भी बच्चा है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब आपकी क्लास सबसे बेस्ट की है, सबसे टॉप की क्लास है। ठीक है ना? और यहाँ ये भी देखिए कि ठोस वस्तुओं का प्रयोग करें, सॉफ्ट नहीं, ठोस वस्तुओं का प्रयोग करें। ये होता है शिक्षक के लिए आवश्यक निर्देश अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब पियाजे सिद्धांत के गुण, यानी जो पियाजे ने सिद्धांत बताए हैं उनके कुछ गुण हैं, दैट मीन्स क्या है, उनके एडवांटेज हैं। ठीक है ना? तो अगर उनके गुण की हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट्स क्या आएगा? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। क्या है? चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। ठीक है ना? वैज्ञानिक आधार, इनका जो बेस है, फंडामेंटल चीज़ें हैं वो क्या है? साइंटिफिक है, वैज्ञानिक आधार है। सक्रिय अध्ययन अधिगम है। ये जीन पियाजे मानते हैं कि कोई बच्चा होता है, कोई शिक्षार्थी होता है, वह कैसा है? सक्रिय है, वो निष्क्रिय नहीं है। उसको सक्रिय मान के ही सिखाना है। जब आप सक्रिय मान के उसको सिखाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा। आधुनिक शिक्षण का आधार, ठीक है ना? आधुनिक शिक्षण का आधार, तो अगर मॉडर्न एजुकेशन को आप देखेंगे, मॉडर्न ट्रेनिंग को देखेंगे, शिक्षण को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो जीन पियाजे के सिद्धांत हैं वो उसका बेस है, आधार है। ठीक है? चलिए ये तो हो गया जीन। और लास्ट में क्या है? रचनावादी दृष्टिकोण। जब टीचर हैं, टीचर का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? रचनावादी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अब इनकी कुछ सीमाएँ हैं। देखिए अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ ज़रूर रहेंगी। ठीक है? अगर आप ये सोचें किसी के अंदर केवल अच्छाइयाँ ही रहें, बुराइयाँ ना रहें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी आप मान लीजिए क्लास देख रहे हैं तो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्लास आप देख रहे हैं। क्लास देखने के बाद शाम तक हो सकता है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, पर्याप्त टाइम मिल रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों साथ चलती हैं। अगर बिना अच्छाइयों के बुराइयाँ नहीं हैं और बिना बुराइयों के अच्छाइयाँ नहीं हैं, दोनों में
होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए, ना तो कोई ज़्यादा हो ना तो कोई कम हो। आप प्रयास करिए अच्छाइयाँ ज़्यादा हो बुराइयाँ कम हो। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसकी क्या सीमाएं हैं। विकास हमेशा चरणों में नहीं होता। जब भी आप डेवलपमेंट देखेंगे तो स्टेप में नहीं होगा, स्टेप में नहीं होगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की जाती है। इनके सिद्धांत में जो सामाजिक होता है, सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। ठीक है, दैट उपेक्षा का मतलब क्या है, उनको महत्व कम दिया जाता है। भाषा के प्रभाव को कम करना, जो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है, जो उसका रोल है, उसको कम महत्व देना, कम इम्पोर्टेंस देना। शोध का नमूना सीमित था। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात की जाए, जो इन्होंने शोध किया है, रिसर्च किया है, उसका जो सैंपल था वो बहुत कम था। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। अब यूपी टेट या सीटेट में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की यहाँ लिस्ट बना दी गई है। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के जनक कौन है, जीन पियाजे हैं। वस्तु स्थायित्व क्या है, संवेदनात्मक गामक अवस्था। अहंकीनता कब डेवलप होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण की अवधारणा कब होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त चिंतन कब होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। स्कीमा की अवधारणा किससे रिलेटेड है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। आत्म सात्करण या समायोजन किससे रिलेटेड है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो अगर आप क्लास देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मान के चलिए कि जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप हैंडल न कर पाएँ। ठीक है, स्कीमा मैंने बता दिया कि स्कीमा की अवधारणा कब किस रिलेटेड है, जीन पियाजे से। आत्म सात्करण या समायोजन की अवधारणा, जीन पियाजे। सीखना विकास के बाद होता है, पियाजे। बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जीन पियाजे। रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आसानी से इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके जाइए, आसानी से चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। ठीक, अब वन लाइनर रिवीजन है। वन लाइनर रिवीजन में आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन रखे गए हैं, ताकि आसानी से आप रिवाइज कर लें, नोट्स बना लें और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करें। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है, जीन पियाजे हैं। कुल अवस्थाएं उन्होंने कितनी बताई हैं, 4 बताई हैं। ठीक है, वस्तु स्थायित्व कब होता है, 0 से 2 वर्ष में। अहं केंद्रिता कब होती है, 2 से 7 वर्ष में। संरक्षण का कब होता है, 7 से 11 वर्ष में। अमूर्त चिंतन बच्चों के अंदर कब डेवलप होता है, 11 प्लस में, दैट मीन्स 11 वर्ष से ऊपर। स्कीमा का डेवलपमेंट क्या है, मानसिक संरचना है। क्या है, मानसिक संरचना। आत्म सात्करण क्या है, कि नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, आत्म सात्करण। ठीक है ना। समायोजन क्या है, पुराने ज्ञान में संशोधन करना। समायोजन का मतलब क्या है, पुराने ज्ञान में संशोधन करना। संतुलन क्या है, विकास की प्रेरक शक्ति है। संतुलन क्या है, विकास की प्रेरक शक्ति है। बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी है। बच्चा क्या है, सक्रिय शिक्षार्थी है। किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा। ये वन लाइनर हो गया। तो अगर आप देखेंगे जीन पियाजे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है वो लगभग मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक आपको बता दिया है, कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा एक यूपी टेट के लिए कुछ परीक्षा मन दिया गया है, ये इसको आप रट के जाइए। ठीक है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% गारंटी है रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए मुकुल गुरु क्लासेस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप बने हुए हैं, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो दिल से धन्यवाद आपका। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो, अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे स्कोर्स करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।